गुड इवनिंग दोस्तों। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है वैसे स्टूडेंट के लिए जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाला है। और कहीं न कहीं जो सवाल आज करवाने वाला हूँ वो 2025 फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मैच होने वाले हैं। तो समय को ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं सवाल की ओर। चलिए, पहला सवाल है यहाँ पे। यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो इसका जो आंसर होगा यूनान को। क्या होगा? यूनान को। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है मेरा, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 1917 रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निकोलस द्वितीय। क्या हो जाएगा? निकोलस द्वितीय। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कोलोन। जो वियतनाम में जितने भी फ्रांसीसी रहते हैं उनको कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योग का जननी माना गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लोहा। लोहा को खनिजों को उद्योगों का जननी कहा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जो अगला सवाल है हमारा, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। जो गोंडवाना समूह है उसके कोयलों का निर्माण हुआ था, कौन से काल में हुआ था? तो 5 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। गोंडवाना समूह के जो कोयला था उसका निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जो अगला सवाल है हमारा, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा जीवन निर्वाहक कृषि। चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। जो अगला जो हमारा सवाल है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो इसका देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी। ऑप्शन बी है मतभेदों में वृद्धि। ऑप्शन सी है समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ऑप्शन डी है निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। जो नगर निगम है उसका मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो उसका जो मुख्य प्रशासक होता है वो नगर आयुक्त होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नगर आयुक्त। नगर निगम का मुख्य प्रशासक नगर आयुक्त को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो हमारा जो सवाल है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए है जीवन प्रत्याशा। ऑप्शन बी है शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है हमारा, मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं पहले, विनिमय का माध्यम,
तो मुद्रा का काम ज़रूर होता है विनिमय का माध्यम, कुछ लेना या फिर विनिमय करने में भी हेल्प करता है मुद्रा। सेकंड हो गया मूल्य का मापक, बिल्कुल मूल्य का मापन करता है। सी मूल्य का संचय, बिल्कुल मूल्य का संचय करता है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा इनमें से सभी डी, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जो मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? 11 का देखो, मेजनी का जो संबंध था वो किस संगठन से था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कार्बोनरी, जो कार्बोनरी नामक एक संगठन था उससे संबंध मेजनी का था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर चलता हूँ। और अगला सवाल है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई सवाल है, आ चुका है पहले, कई बार आ चुका है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन ये नहीं होता है। रूस इसका मतलब होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट, राजा, रूस का राजा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलता। जो अगला सवाल है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? जो हुआ आंदोलन था वो किस प्रकृति का था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। और चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। तो अगला सवाल है हमारा, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत जो आंदोलन है शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और देखते हैं इसका आंसर। तो अगला जो हमारा सवाल है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 देखो, 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कलकत्ता। 15 का कलकत्ता। और ऐसे भी सवाल आएंगे, कलकत्ता में पहला जूट मिल या फिर भारत में पहला जूट मिल कब स्थापित हुआ? तो बोल देना 1917। याद रखना, बहुत ही वीवीआई सवाल है, सारे के सारे वीवीआई हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अगला हमारा सवाल है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? जो पूंजीपति वर्ग था, किस वर्ग का, उसके द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का भी हुआ था, कृषक वर्ग का भी हुआ था, मध्यम वर्ग का भी हुआ था, यानी इनमें से सभी का हुआ था। जो पूंजीपति वर्ग थे वो इनमें से सभी को शोषित किया, श्रमिक हो या फिर कृषक हो, किसान हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, सबको शोषित किया। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर चलता हूँ। जो अगला सवाल है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था? तो इसका जो आंसर है रेशम मार्ग। ये भी बहुत ही ज़्यादा वीवीआई सवाल है, सारे के सारे वीवीआई है, एक सारे के सारे देख लेना हो। ये 100% है कि इनमें से आएंगे ही तो आएंगे ही। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ता। अगला जो सवाल है हमारा, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। जो गुटेनबर्ग था वो सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की, किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाइबल। गुटेनबर्ग ने बाइबल नामक पुस्तक की छपाई किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ता। अगला जो सवाल है हमारा, राष्ट्रपिता के नाम से किससे जाना जाता है? ये तो सबको पता होगा, राष्ट्रपिता को किस नाम से जाना जाता है? तो मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोग खुद नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप लोगों से नहीं होता है तो हम ज़रूर बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा जो सवाल है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग
बाद में बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। पहले सामाजिक वर्ग था, फिर धीरे धीरे वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में वो आ गया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है डी नंबर, मध्यम वर्ग। जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो बाद में जाके बुद्धिजीवी वर्ग बन गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला हमारा सवाल है, हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो इसका मतलब है लैंगिक विभाजन का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन सी है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। ऑप्शन फिर से देख ले, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों में दी गई असमान भूमिकाएं। जैसे कि लोग स्त्रियों को नीचा दृष्टि से देखते हैं कि एक काम सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, औरत नहीं। तो जो असमान भूमिकाएं दी गई है, लैंगिक विभाजन का तात्पर्य ये है। तो चलिए चलते हैं आगे, हम अगला सवाल की ओर चलता हूँ। अगला जो हमारा सवाल है, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं। लिखित संविधान, इकहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शक्तियों का विभाजन। सॉरी, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था। क्या हो जाएगा? इकहरी शासन व्यवस्था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अगला हमारा सवाल है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ये बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है। जितने भी बिहार के लोग, अभी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उनको सबको पता होगा इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। क्या? जयप्रकाश नारायण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन ए, कानून के समझ समानता। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, मतलब यहाँ पे सवाल कर रहे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसके अनुरूप नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। कानून के समझ समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बहुसंख्यकों का शासन, जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बहुसंख्यक होते हैं वो नहीं कर सकते। सबका जो वोटों का मूल्य एक ही होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जो अगला हमारा सवाल है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है प्रस्तावना। ऑप्शन ए में ही आ गया। इसका जो क्या हो जाएगा, प्रस्तावना में लिखा गया है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। किस चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% बढ़ा दी गई, अधिक हो गई। तो इसका जो आंसर होगा 15वीं लोकसभा। क्या होगा? 15वीं लोकसभा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है। दल सभी है, ये बोल रहा है कौन राष्ट्रीय दल है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी। और
इस क्वेश्चन का और भी आ सकता है दूसरे तरीके से, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की जगह आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, तो इन तीनों जो है वो राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अगला जो हमारा सवाल है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनीतिक दलों को। जो राजनीतिक दल होते हैं वो लोकतंत्र का प्राण होते हैं। तो चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है हमारा, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकार का विभाजन कितनी सूचियों में है? कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 सूची। कितने सूची? 3 सूची। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अगला जो सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र रंग विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित में कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका जो आंसर हो जाएंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा जेडी गुडी। जो जेडी गुडी थे वो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। सासाराम नगर का विकास हुआ था, जो सासाराम नगर था वो जिसका विकास हुआ था किस युग में हुआ था? तो 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य युग में। सासाराम मध्य युग में बना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो सवाल है हमारा, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? अविभाजित बिहार में जब झारखंड और बिहार का विभाजन ही हुआ था, तो निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? सिर्फ एकमात्र नियोजित नगर था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, 32 का सी, जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अगला सवाल है हमारा, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। अगला सवाल है हमारा, बिहार में रज्जो मार्ग कहाँ है? जो रज्जो मार्ग है बिहार में वो कहाँ है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, राजगीर। क्या हो जाएगा? सी आंसर, राजगीर। नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं हम। तो अगला हमारा सवाल है, बिहार में खनिज तेल की संभावना है। बिहार में खनिज तेल की संभावना है, वो कौन सा एरिया में बिहार का कौन सा एरिया है जहाँ पे खनिज तेल हो सकती है? हिमालय क्षेत्र का। इसका जो आंसर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, कांवड़ झील कहाँ स्थित है? जो कांवड़ झील है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, बेगूसराय। कांवड़ झील बेगूसराय में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पटना जू। संजय गांधी जैविक जो उद्यान है वो पटना में है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं, जो सड़क है उसका वर्ग नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? ए,
पूर्व और पश्चिम गलियारा, पूर्व और पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल के। अगला जो हमारा सवाल है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? विकसित। ऑप्शन नंबर बी विकसित, विकसित कहलाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति जो आय है बहुत ही ज़्यादा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा का जो लोग हैं प्रति व्यक्ति उनका जो आय है बहुत ज़्यादा अधिक है इंडिया के और या फिर यूपी बिहार के लोगों की अपेक्षा जो उनकी आय है गोवा वालों का वो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? जो रुपए पैसा है, मुद्रा है, उसका कार्य नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय, उत्पादन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा डी, उत्पादन। जो रुपये पैसा होता है उससे उत्पादन नहीं होता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो अगला हमारा सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का सिर्फ एकमात्र केंद्रीय बैंक है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला जो हमारा सवाल है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत क्या है? जो हमें मिलता है ऊर्जा, या फिर पेट्रोलियम हो या फिर बिजली हो, उसका स्रोत क्या है? तो कोयला भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। तो इनमें से सभी ऊर्जा का जो स्रोत है, ये सभी ऊर्जा का स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सभी का सभी क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। पार्ले समूह थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले समूह का जो थम्स अप ब्रांड था किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोका कोला। जो कोका कोला था, जो पार्ले समूह का जो थम्स अप था, जो पीने वाला थम्स अप होता है, उसको कोका कोला ने खरीद लिया। इसका आंसर होगा कोका कोला। चलते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा सवाल है, 45 नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं। निम्नलिखित में किसे बाढ़ की सबसे अधिक हानि होती? किसे सबसे ज़्यादा बाढ़ में सबसे ज़्यादा हानि होता? जो सवाल है वो शायद गलत लिखा गया। तो निम्नलिखित में बाढ़ में किसे सबसे अधिक हानि होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फसलों का, पशुओं का, भवनों का, उपरोक्त सभी। इन सभी का जो बाढ़ जब आती है तो इनका सभी का हानि होता है, या फिर घर हो या फिर जानवर हो या फिर फसल हो, इन सभी की हानि होती है। जान माल का खतरा हो जाता है, फिर जानवर हो या फिर आदमी या फिर घर हो, सब पे खतरा मंडरा जाता है, उपरोक्त में से सभी। सामान्य संचार व्यवस्था, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 46। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? 46 नंबर देखते हैं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावर की धुरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केबल टूट जाना। जब केबल टूट जाती है तो जो संचार व्यवस्था होती है वो बाधित हो जाती है, क्योंकि केबल के थ्रू सारा डाटा का आदान प्रदान होता है, फिर वो नहीं हो पाता। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला हमारा सवाल है, आग जलने की स्थिति में, आग से जलने की स्थिति में, जब आग से जल जाए तो आग जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है लोगों की? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? ठंडा पानी।
जब वो जला हुआ रहेगा वहाँ पे गर्म पानी तो बिल्कुल नहीं डाल सकते, अस्पताल पहुँचाना चाहिए या फिर ठंडा। तो उस समय हमें ठंडा पानी डालना चाहिए, सबसे प्राथमिक उपचार होता है। अस्पताल तो फिर डॉक्टरी वाला इलाज हो जाएगा, प्राथमिक उपचार उस समय हमें ठंडा पानी डालना चाहिए। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला हमारा सवाल है, भूकंप केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? भूकंप केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? अधिकेंद्र। इसका क्या हो जाएगा? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। तो थैंक यू बने रहना। और हाँ, सभी को मैं बता दूं, आप सभी को मैं बता दूं, अगर जो भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मांगना, हम पीडीएफ ज़रूर देंगे। हाँ, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।